हेलो, ये आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। चले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर है, ज़रा सा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ज़रा इम्पोर्टेंट लेक्चर, ठीक है। सर आप मीटिंग ग्रुप डिसेबल कर दें तो आपको बार बार एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा, जो भी आना चाहेगा तो आपको डिस्टरबेंस भी नहीं होगी। भाई तो जो आना चाह रहे थे मना भी तो नहीं कर सकते। नहीं मतलब आपको बीच में रोक कर सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है ना कि वो एंटर हो लेक्चर में, उसकी बात कर रहा था। यार अभी तो फिलहाल सीखने के मामले ये कि हमने की नहीं, जब इस सीखने में टाइम लग जाएगा, अभी चलने दो ऐसी। नेक्स्ट टाइम ज़रा देख लेंगे इसको, ठीक ओके है। ओके सर। चलें जी, ये हमारा वेक्टर आइटम मॉडल है, ठीक है। और इसकी खासियत ये है कि ये एक्सटेंशन है आपके बोहर की, और रदरफोर्ड, बोहर, समरफील्ड जिन्होंने मिलकर बाद फर्दर जो भी साइंटिस्ट उन्होंने बयान किया ये। अच्छा, यही मैंने कहा कि वेक्टर आइटम मॉडल जो है एक्सटेंशन है, ठीक है। आपका जो बोहर थ्योरी है वो सिंपलेस्ट आइटम जो हाइड्रोजन थे उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, और उसके साथ साथ तकरीबन 30 और 400 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके मॉडल के उसमें कोलैप्स हो जाता है, जिसमें एक न्यूक्लियस की अगर 300-400 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हो तो इसके बारे में बोहर के ख्वाबों में भी नहीं आता कि ये कैसे एक्सप्लेन हो। इसके अलावा यही फाउंड हुआ कि एच अल्फा जो है इसकी लाइन सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि वो 6 लाइनों का मजमूआ है। जो जीमान स्प्लिटिंग है, आपकी स्टार स्प्लिटिंग है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। और जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, अरेंजमेंट थी, इंटेंसिटी थी, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन वेक्टर मॉडल में नहीं थी। तो जो दो मेन एलिमेंट थे वेक्टर मॉडल के वो खास थे। एक तो ये कि उसने दो कॉन्सेप्ट थी बहुत ही यूनिक और बहुत ही अमेजिंग, और वो यूनिक कॉन्सेप्ट थे। एक तो उसने कॉन्सेप्ट दिया स्पेशल क्वांटाइजेशन का, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ डायरेक्शन, यानी जो आपके जो ऑर्बिट होंगे, जो एंगुलर मोमेंटम होगा, उनकी डायरेक्शन होगी। और उसने कहा कि ये भी क्वांटाइज है, यानी हर एंगुलर मोमेंटम रखने वाला ऑर्बिट अलाउ नहीं है। इसके अलावा उसने स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन का हाइपोथेसिस भी इसमें इस्तेमाल किया कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैं उसे टाइनी मैग्नेट समझूं तो वो दो तरह के मैग्नेट का मजमूआ है। एक मैग्नेट उसके ऑर्बिटल मोशन की वजह से बनेगा, और दूसरा ऑर्बिट जो है वो दूसरा मैग्नेट जो है वो उसकी स्पिन की वजह से बनेगा। मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूँ कि स्पिनिंग जो है आपकी उसका मतलब ये नहीं कि वो रोटेट कर रहा है, हालांकि उसने एक्सप्लेन ऐसे ही किया इसमें आगे जाके, जिसने पहली दफा ये हाइपोथेसिस पेश किया, लेकिन बाद में जाके पता चला कि स्पिन जो है वो रिप्रेजेंट करता है इनहेरिटेड मैग्नेटिक मोमेंट को जो इलेक्ट्रॉन के अंदर होती है, उसकी रोटेशन से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो अपने एक्सिस के रोटेट कर रहा है। ये मैं बाद में बयान करूंगा, फिलहाल जैसे इस मॉडल ने बयान किया उसको समझ लें। अच्छा, दिस जो न्यू आइडिया प्रपोज किया वो क्वांटम थ्योरी की बेस पे समरफोल्ड नेगेट फॉर द स्ट्रगल ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि बोहर और समरफील्ड दोनों को इस बारे में कोई इतराज नहीं था कि ऑर्बिट को क्वांटाइज होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की जब मैं बात करता हूँ उसका मतलब ये कि साइज कितना बड़ा हो और उसका शेप कैसा हो, ठीक है। लेकिन जो क्वांटम थ्योरी है वो ये कहती है कि जो ऑर्बिट्स का जो एंगुलर मोमेंटम बनता है, जैसे ये अच्छा एंगुलर डायरेक्शन के लिए पंखा अगर घूम रहा है तो उसका जो ऑर्बिट का जो उसके पंखे जो ऑर्बिट बनाता है घूमते हुए, उसका एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन ऊपर बनेगी, बिल्कुल ऊपर। इसी तरह से कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी भी एंगुलर मोमेंटम बनेगा और उसकी भी डायरेक्शन होगी। और वेक्टर आइटम मॉडल ये कहता है कि ये डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड है, हर डायरेक्शन रखने वाला, हर डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम रखने वाला ऑर्बिट अलाउ नहीं होगा। ये खास बात थी जो कि इस मॉडल में बयान की गई। इसके अलावा उसने ये कहा कि इस डिस्क्रिप्शन से खास बात क्या हुई कि ऑर्बिट भी जो है सम स्केलर नहीं रहा बल्कि वो भी तरह की वेक्टर क्वांटिटी बन गया। ये खास बात थी इसकी। अच्छा, दिस टाइप ऑफ क्वांटाइजेशन जी ज़रूरी है। जिस तरह से हम किसी मैग्नेट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो मैग्नेट के उसको, तो जब भी हम किसी मैग्नेट को या किसी भी फील्ड को अगर हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो हमें किसी और फील्ड को एक्सटर्नल फील्ड के तहत उसको प्रूव करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा था कि टेस्ट चार्ज होता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करने के लिए। इस तरह से अगर मैं किसी भी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट या समझना चाहूँगा जो कि एक इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से बन रही हो, तो मुझे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के जरिए उस पर असरअंदाज होना पड़ेगा। अब इशू ये है कि जब मैं किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को लेके आता हूँ तो वो उसका मैग्नीट्यूड बिगाड़ देगी, उसका शेप बिगड़ जाएगा, उसका साइज बिगड़ जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर उसमें हम लिमिटिंग केस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। लिमिटिंग केस का कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हम सपोज करते हैं कि फील्ड बहुत कम है, एक्सटर्नल है, तकरीबन टेंस टू 0 है, और उसके बाद हम सपोज कर लेते हैं कि ऑर्बिट की शेप
खराब नहीं हो रही. Now there is a perfect explanation. The projection of the contact orbits on the direction of the field must be contact. ये आखिरी explanation है जो कि हम बार बार कह रहे थे, उसको बाकायदा बयान भी कर दिया किसी ने बाकायदा इसमें. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. ये है, देखें आप गौर करें, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये देखें डायरेक्शन, ये अलाउ है, ये अलाउ है, ये अलाउ है, ये अलाउ है, हर है. और ये जो, क्योंकि वो रोटेट कर रहा होगा, यूं करके घूम रहा होगा, तो उसकी जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो लाइन बनेगी वो यूं बनेगी. ऑर्बिट तो वैसे अगर ये लाइन में अगर लूंगा तो ऑर्बिट यूं घूम रहा होगा. जैसे मिसाल के तौर पर बनाता हूँ, अगर जैसे ये ऑर्बिट है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इधर होगा सीध में. अच्छा, अब जब ये घूमेगा तो ये घूमता हुआ एक तरह की त्रिकोण बनाएगा जैसा कि यहाँ बना हुआ है. इसी तरह से किसी कोई और अगर अलाउ होगा तो दूसरा ऑर्बिट अगर ये बड़ा दूसरा तरह खिंचा हुआ बना यहाँ पर, यानी अगर मैं इसको यूं लूँ, ठीक है, तो उसका ऑर्बिटल मोमेंटम यहाँ बनेगा. ठीक है, और उसके घूमने की वजह से जो आपकी चीज़ें बनेंगी वो इस तरह से बनेगी. तो ये त्रिकोण यूं बनेगी इस तरह से. तो ये त्रिकोण जो बनी वो इस तरह से बनी हुई है. अब किसी की समझ में आ रहा है तो, वरना फिर दोबारा समझा देते हैं. तो ये समझाना था. चलें, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट. अच्छा, अनदर इशू क्या था कि जो फाइन स्ट्रक्चर और डिफाइन नहीं कर पा रहा था. प्रॉब्लम ये थी कि जो सोडियम की लाइन थी, अल्कली नाइट्रोजन की D1 और D2 लाइन, उनके दरमियान जो सेपरेशन थी वो सिर्फ 6 एंगस्ट्रॉम की. आपने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, सोडियम डी लाइंस के 2 लाइंस निकाली थी आपने, जिसे हम D2 D1 T कहते हैं. ये डबलेट जो था उनके दरमियान जो सेपरेशन होती है वो सिर्फ 6 एम्पियर की होती है. इशू ये होता है कि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है ये सेपरेशन बढ़ती जाती है, और कुछ जगहों पर ये सेपरेशन 1400 एंगस्ट्रॉम की भी पाई गई है. जो तो फिर हम इससे फाइन स्ट्रक्चर नहीं करेंगे, हम मल्टीपल स्ट्रक्चर करेंगे, जिसको पिछले मॉडल डिफाइन नहीं कर पा रहे थे. अच्छा, जो दूसरी खास बात ये थी कि जब हम मॉडरेट स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये फर्दर स्प्लिटिंग होती है, और इस स्प्लिटिंग को भी एक्सप्लेन करने के लिए हमें 2-3 चीज़ें चाहिए थी. अच्छा, वहाँ पर जो है शुरू में 1925 में अर्नबेक और गॉडस्मिथ जो डच फिजिसिस्ट थे, इन्होंने स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट पेश किया. उन्होंने कहा ये कि इलेक्ट्रॉन वाज नॉट ओनली रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस, बल्कि वो अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करते हैं. मैंने पहले कह दिया कि बाद में गलत साबित होता है, स्पिन से मदद इनहेरिटेड मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन बहरहाल शुरू में उन्होंने ये कहा था. और इसका मतलब ये है कि वो भी एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करते हैं. तो इसका मतलब ये कि और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली 2 मैग्नेट का मजमुआ है. एक मैग्नेट उसकी ऑर्बिटल मोशन की वजह से और एक मैग्नेट उसकी स्पिन मोशन की वजह से. और अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी ये स्पिनिंग मोशन भी क्वांटाइज है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, जो कि हम बाद में समझ गए क्या सही है. अच्छा, इसको एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो था वो स्टर्न गल्लात एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उसने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई की तो पता चला कि जो डिपॉजिट हुए स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन वो डिफरेंट जगह पर डिपॉजिट हुए, जिससे सारे और उनके दोनों सेपरेशन भी बराबर थी. तो एक को उसने प्लस हाफ करार दिया, दूसरे को माइनस हाफ करार दिया. इस बुनियाद पर उसने कहा कि इससे एक्सपेरिमेंट एविडेंस भी आ गया, तो स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो बिल्कुल तय हो गया क्या होती है. तो 2 मेन कॉन्सेप्ट है वेक्टर एटम मॉडल के, जो कि आपको समझने चाहिए. जब भी आपसे कोई बोले कि व्हाट इज द बेसिक थिंग्स अबाउट द वेक्टर एटम मॉडल, यू मस्ट एक्सप्लेन देयर आर 2 बेसिक थिंग्स, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन एंड द स्पेशल क्वांटाइजेशन. अच्छा, जो आपका असाइनमेंट जो मैंने दिया था उसमें 3 चीजें थी. एक्चुअली क्वांटम नंबर्स हैं, और मैंने ये सब लाइन से लिख दिया है ताकि तमाम क्वांटम नंबर्स डिफाइन करने हैं. एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, ये आपका L-1 होता है, और स्पिन क्वांटम नंबर जो कि प्लस हाफ माइनस हाफ होता है. ये J जो है ये टोटल क्वांटम नंबर है, जो कि n+L होता है, L+S होता है, जिसको हम टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर कहते हैं. ml जो है वो उसकी वैल्यू, अगर L की वैल्यू 1 है तो उसकी वैल्यू 0 +1 और -1 होती है. इस तरह स्पिन की ms की वैल्यू जो प्लस हाफ और माइनस हाफ होती है. और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है टोटल क्वांटम नंबर का, तो इसकी जैसे अगर इसकी वैल्यू 4 है J की वैल्यू, तो mj की वैल्यू जो है +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 होगी. इस तरह से ये असाइनमेंट था जो आपको बनाना था. तो वेक्टर एटम मॉडल जब भी एक्सप्लेन किया जाएगा तो हमेशा 2 चीज़ें लाजमी डिफाइन की जाएंगी. पहली बात जो है उसका स्पेशल क्वांटाइजेशन, दूसरा उसकी स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. बाद में जो क्वांटम नंबर हैं वो दूसरे हैं, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अच्छा, अब मैं जो हूँ आपको अलाउ कर रहा हूँ कि आप अपने आप को अनम्यूट कर लें. और सर इस असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या बताई आपने? यार मैं आपको अब मशवरा ही दे रहा हूँ कि आप, क्योंकि बहुत करीब आ गया एग्जाम, तो असाइनमेंट जो है ना एग्जाम के दिन लेकर आ जाएं रिटर्न फॉर्म में.
सही ठीक है, सही। उसी दिन जमा करा दें सारे के सारे। डेट वेट छोड़ें, जिस दिन जिस एग्जाम की डेट है वही लास्ट डेट है बस। ठीक है, क्योंकि 25 ओके तारीख डेट आ गई, अब मैं क्या बोलूँगा, 25 एग्जाम शुरू हो जाएंगे, अब क्या असाइनमेंट बनाएंगे। तो अब असाइनमेंट जो है वो आखिर में बनाएंगे जब उसकी डेट आ जाए एग्जाम की। ठीक है, तो जो लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है उनसे भी मेरी गुजारिश है, जिन्होंने ऑनलाइन भेज दिया, कि वो भी जो है इसकी हार्ड कॉपी बना लें और उसी दिन मुझे रिटर्न फॉर्म में हार्ड कॉपी जमा करा दें एग्जाम के दिन। ठीक है, ठीक है ठीक जी। है सर। चलिए जी, मैं क्लास ऑफ करूँ। मैं इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ।